वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और किस तरीके से होता है। तो उसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति चुनाव की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है या किसके आधार पर ये होता है। दूसरा, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, जो उनके प्रमुख अनुच्छेद है, तो यहाँ पर आपको लगभग संपूर्ण जानकारी मिलेगी राष्ट्रपति के बारे में। तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले कि कौन चुनता है राष्ट्रपति को। ये अमेरिका की तरह ही इलेक्टोरल कॉलेज ही चुनता है भारत के राष्ट्रपति को। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? इसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा सभी विधानसभा के जो निर्वाचित, ध्यान रखना इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर हम बात करें तो 776 सांसद हैं और 4033 विधायक, ये सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज का जो गणित है वो किस तरीके से होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक सांसद की जो वोट वैल्यू है 700 है और विधायक की वोट वैल्यू उसके राज्य की आबादी और विधायकों की जो कुल संख्या होती है इस पर निर्भर करती है। अब ये वोट वैल्यू आपको यहाँ पे भी बताई गई है किस तरीके से निकाला जाता है और आगे भी देखिए विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है। इसमें कुल राज्य की आबादी और उसमें जो निर्वाचित सदस्य संख्या यानी कि वहाँ की विधानसभा की जो संख्या होती है और उसके बाद उसे 1000 से डिवाइड करके फिर उसकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे अगर चुनाव जीतना होगा किसी भी उम्मीदवार को तो उसे 50% वोट वैल्यू के साथ एक वोट अधिक मिलना चाहिए। ये इसका एक तरीका है। दूसरा है चुनाव की प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स की प्रक्रिया से होता है। यानी कि अगर पहली पसंद की वोट, मान लो यहाँ पे 3 है तो पहली पसंद के वोट गिने जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार जरूरी वोटेज हासिल कर लेता है तो उसकी जीत हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी और तीसरी पसंद के वोट भी गिने जाते हैं। यानी कि अगर 3 उम्मीदवार हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंस दोगे कि पहला पसंद मेरा ये, दूसरा है और तीसरा है, तो उसी तरीके से वोट की काउंटिंग की जाती है। और जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलते हैं उसे उस रेस से बाहर कर दिया जाता है और उसके जो वोट होते हैं वो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। अब चुनाव से कुछ जुड़ी और जानकारियां हैं, जैसे भारत में अभी जो होगा 15 राष्ट्रपति का चुनाव होगा 18 जुलाई को, नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा 21 जुलाई को, और नामांकन की जो तारीख रखी गई है वो 29 जून तक है। यानी कि 24 जुलाई तक जो वर्तमान हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, इनका कार्यकाल होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार कि मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव बहुत कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। तो आओ अब जानते हैं दोस्तों कि भारत की जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन संवैधानिक अनुच्छेदों के अंतर्गत उन्हें रखा गया। देखो, भारतीय की जो संघीय कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसमें देखो यहाँ पे पहले आपको सरकार के कुछ अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, इसका काम है कानून को बनाना, और जो कार्यपालिका होती है ये कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है कानूनों की रक्षा करती है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी राज्य सरकारें भी काम करती हैं। तो ये सरकार के प्रमुख अंग हैं जिसे आप भारत सरकार कहते हो, या जो भारत के सरकार को या भारत देश को शासित करती हैं या भारत देश को संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलाती है। भारत के राष्ट्रपति का जो प्रावधान हमने लिया ब्रिटेन से लिया है। और दूसरा यहाँ पे अनुच्छेद 52 यहाँ से शुरू होता है राष्ट्रपति का प्रावधान। सबसे पहले इसमें है 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि जो संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति होगी राष्ट्रपति होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको मैंने बताया था कि लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा इसमें दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते, जबकि वो मनोनीत महाभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। अनुच्छेद 55 यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है जिसके अनुसार एकल सकर्मणीय गुप्त मत प्रणाली के द्वारा होगा। ये अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं चुनाव प्रणाली। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल से होते हैं, है ना। 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के नाम जमा करनी जाती है। और ये मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि उम्मीदवार की कुल वोट 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि को जब्त की जाती है। और यहाँ पे विधायकों का मूल्य फिर से तरीके से बताया गया है ना। और एक उम्मीदवार को वोट जीतने के लिए यानी कि चुनाव जीतने के लिए कम से कम न्यूनतम कोटा जो होता है कुल वैध मतों का +1 और निर्वाचित सदस्य का होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ये जनसंख्या आधारित जैसे वोट वैल्यू निकाली जाएगी कि राज्य की जनसंख्या और राज्य की कुल विधानसभा सदस्यों के बारे में, तो उसको जनगणना 1971 को वैध माना गया है और उसी के अनुसार ही ये किया जाता है। इसका भी अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, उसके अनुसार ही अगले 25 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 56 क्या बोलता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का चुनाव पद धारण करने की क्षमता 5 वर्ष के लिए, दिनांक 5 यानी कि जब धारण करेगा उसके दिनांक से 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति का पद 2 तरह की परिस्थितियों में खाली होगा, या तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा या संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि इसका पुनर्निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अनुसार भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर सको, लोकसभा में सदस्य बनने लायक योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति की के पद के लिए शर्तें, अगर किसी सदन का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और यदि है
तो राष्ट्रपति बनते ही उस सीट को वो खाली कर देगा। यानी सिंपल कि किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 60 बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश या जो वर्तमान में वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब क्यों? जब महाभियोग लगेगा यानी वही संविधान का हनन अगर मान लो या कदाचार के आधार पर, अब इसकी प्रक्रिया में, महाभियोग की प्रक्रिया में उनको लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। दरअसल महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद के मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। जो मैंने आपको अभी आगे बताया था कि ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं तो राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां जो हैं या जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। सबसे पहले आपातकालीन शक्तियां हैं 1900 जो अनुच्छेद 352 है इसके अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में, जैसे अभी तक भारत में ये 3 बार की घोषणा हो चुकी है, यानी कि राष्ट्रीय आपात लग चुका है। 1962 चीन युद्ध के समय, 61 पाक युद्ध के समय और एक बार 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अनुच्छेद 56 राज्य में आपातकाल, ये राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार, सिफारिश के आधार पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बहुत बार लगा है, बहुत सारे राज्यों में लग चुका है। और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय, ये भारत में अभी तक नहीं लगा है। और एक दोस्तों चौथा जो आपातकालीन शक्तियाँ आप इसे मान लो राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे है कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 52 से 58 तक राज्य किसके निहित होती है? हमारे राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं और संघ व सरकार के सभी कार्य भी इन्हीं के नाम से किए जाते हैं। 75 में, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा सीट के सिफारिश पर जो हमारा मंत्रिपरिषद होगा उनकी नियुक्ति होगी। 76 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। और अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही पारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अब दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा क्या नियुक्तियाँ या किन किन की नियुक्तियाँ की जाती है? वैसे लगभग आपको ये जान पता होगा कि राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, भाषा आयोग, ST SC OBC आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये इनकी नियुक्ति संबंधी अधिकार है या शक्तियाँ हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास क्या क्या होती हैं। तो देख लो यहाँ पे अनुच्छेद 79 कहता है कि लोकसभा राज्यसभा संसद का अंग होना, राष्ट्रपति दोनों का अंग माना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है और विघटन करने की शक्ति भी होती है, यानी कि 85 के अकॉर्डिंग बुला सकता है और विघटन भी कर सकता है। 86 के अंदर संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। और एक 87 में जो कह रहा है कि पहले सत्र का, यानी कि जब भी नई सरकार बनती है 5 साल बाद चुनाव के बाद, तो पहले सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण किया जाता है। चुनाव की सलाह पर संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, ये एक अनुच्छेद 103 में है। अनुच्छेद 108 कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, ये अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार आता है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद ही कानून होती है। अनुच्छेद 111 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की, यानी कि अगर किसी केस में संसद न चल रही हो और कुछ इमरजेंसी देश में आ जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जो कि सर्वमान्य होता है, यानी कि कानून होता है तब तक जब तक दोबारा से संसद चालू नहीं होती है। आगे है अनुच्छेद 331, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को आंग्ल भारतीय समन्वित करता है। 12 सदस्य राज्यसभा भी नियुक्त करता है जो सामाजिक, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक ज्ञान रखते हो। ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना निम्न प्रस्ताव संसद में नहीं रखे जा सकते। देखो, सबसे पहला है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए धन विधेयक। दूसरा है राज्यों के नाम और सीमा परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव, यानी कि इन पर राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत जरूरी होती है, यानी कि उनसे आप परमिशन लोगे। अब बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। 72 कहता है, अनुच्छेद 72 कि अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा माफ भी कर सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये ऊपर भी बताया था। अनुच्छेद 143 कहता है किसी भी कानून पर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। कानूनी प्रश्न कोई होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर राष्ट्रपति को सलाह प्रदान कर सकता है। कुछ कूटनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगर आप इसे देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते पे जो भी काम होता है, बातचीत होती है या उसमें जो भी होती है, हालांकि संसद की अनुमति इसके अधीन आती है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से ही होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूत, उच्चायुक्तों तथा राजनायकों को भेजता भी है तथा वापस भी बुला सकता है। वीटो शक्ति, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो बिल को अपनी सहमति दे दे, या बिल को सहमति के लिए अपने पास रख सकता है, या विधेयक को वापस भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मुख्य बिंदु थे राष्ट्रपति के बारे में, आप हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है राष्ट्रपति के बारे में। और अब हमारे 14वां व्यक्ति अभी तक जो हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं, और अब जो जबकि लगभग 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो इसमें अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ये हम
15वें राष्ट्रपति को चुनेंगे, जबकि चुनाव हमारे 15 संपन्न ऑलरेडी हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और भारत के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, क्रम आप याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।